और हम आपको बता दें कि हाथरस कांड में आज का दिन बेहद अहम है। जी हां, आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आज की सुनवाई से ही यह तय होगा कि हाथरस की पीड़िता को इंसाफ कैसे और कब मिलेगा। बीते एक हफ्ते से उत्तर भारत की सियासत में तहलका मचाने वाला हाथरस कांड आज सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर है। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के सर्वोच्च अदालत में एक जनहित याचिका लगाई गई है, जिस पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा। याचिका में पहली मांग है मामले की सीबीआई जांच हो और दूसरी मांग है कि सुनवाई यूपी से दिल्ली ट्रांसफर की जाए। उधर हाथरस में हुई ये खौफनाक वारदात दलित बनाम सवर्ण के बवाल में तब्दील होती जा रही है। आरोपियों के समर्थन में महापंचायत चल रही है। क्षत्रिय संगठन भी मामले में कूद पड़े हैं। आरोपियों के बचाव के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने एपी सिंह को वकील बनाने के लिए संपर्क किया है। एपी सिंह वही वकील हैं जिन्होंने निर्भया केस के दोषियों की पैरवी की थी। क्षत्रिय महासभा का कहना है कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग करके सवर्ण समाज को बदनाम किया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मानवेंद्र सिंह ने एक चिट्ठी लिखकर एपी सिंह को आरोपियों का वकील बनाने का ऐलान किया है। क्षत्रिय महासभा देश भर में चंदा जमा करके वकील एपी सिंह की फीस भरेगी। इस बातों को आधार बनाकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पीड़ित परिवार को खतरा है। पीड़ित परिवार ने कल जाते मुझसे मांग रखी थी कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। जिस तरह से सरकार के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा उनको डराया धमकाया जा रहा है, उससे स्पष्ट होता है कि सरकार की नीयत जो है वो न्याय देने की नहीं है। तो पीड़ित परिवार की मांग को मैंने आगे बढ़ाया और मैंने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को भी एक लेटर लिखा है कि वो भी अपना सामाजिक धर्म निभाएं। वारदात की सच्चाई और आरोप को लेकर भी अपने अपने दावे सामने आ रहे हैं। एक आरोपी लवकुश की मां का कहना है कि उनके बेटे ने पीड़ित की मदद की कोशिश की थी, लेकिन उसे भी फंसा दिया गया। उसकी बेटी जमीन पे पड़ी है और माँ चारा काट रही है। जब भी चारा काट रही है, मैं बोली मैंने कहा है वो ऐसा तो ना का उसे आप आपने खाली हो कि नहीं, क्या पता नहीं है। उसकी माँ बोली पता नहीं है कि क्या हो गया है। इतने में हम बेटी के दौर पहुंच जाते हैं। बेटी से पूछा बेटी क्या हो गया तुझे, कि मुझे संदीप ने मारा है। मुझसे क्या दुश्मनाई थी मुझे नहीं मालूम है, मुझे संदीप ने मारा है। तो किसी ने नहीं सुना है। तो मैंने अपने बेटा से बोली बेटा तू ही जा भजकी, यहाँ बर्तन तो है ना, सड़क पे जा, कोई सी भी पॉलिथीन मिल जाए उसे धो के और इस बरामे से पानी लिया। मेरे बेटा ने तो बस पानी पिलाया है। पानी की जगह मेरे अमृत की जगह पे मेरे बेटा को जहर बन गया है। मुझे कोई मालूम नहीं है कि मेरे बेटा किस बात में फंसा दिया है, किस में नहीं फंसा। मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश योगी सरकार पहले ही कर चुकी है। उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट भी इस मामले में पहले ही संज्ञान ले चुका है और यूपी के बड़े अफसरों को 12 अक्टूबर को तलब कर लिया है। लेकिन मामला अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले है। लिहाजा आज की सुनवाई से ही तय होगा कि हाथरस केस में इंसाफ कैसा होगा। हाथरस से राजेश सिंघल और दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। क्या हाथरस कांड की आड़ में यूपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही थी? हाथरस की घटना को लेकर जो खुलासा हुआ है उससे यही सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने दावा किया है कि यूपी में दंगा फैलाने की साजिश थी। साजिश इतनी गहरी थी कि अगर यह कामयाब हो जाती तो यूपी जल उठता। हाथरस की आड़ में साजिश का हाथ। उत्तर प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की साजिश। यूपी में दंगा फैलाने के कौन रच रहा मंसूबे? योगी सरकार को बदनाम करने का किसका प्लान?
हाथरस कांड में दलित लड़की के लिए इंसाफ की जंग के बीच क्या उत्तर प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की हो रही थी साजिश? ये सवाल उठा है यूपी सरकार के उस दावे से जिसमें खुलासा हुआ है कि शहर दर शहर हिंसा की आग भड़काने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को दंगों की आग में झुलसाने की साजिश का दावा किया है। इसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि इंसाफ की लड़ाई और सियासत के बीच इतनी गहरी साजिश रची गई थी कि अगर ये कामयाब होती तो यूपी जल उठता। सबसे पहले जस्टिस फॉर हाथरस नाम से वेबसाइट तैयार की गई। वेबसाइट पर आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री अपलोड की गई। वेबसाइट पर बताया गया था कि कैसे दंगे करें, दंगे में शामिल होने वाले आरोपी कैसे अपना बचाव करें। इतना ही नहीं, हाथरस के परिवार को मदद के नाम पर फंडिंग की जा रही थी। यूपी सरकार की माने तो साजिश बेहद खतरनाक थी, लेकिन गनीमत ये रही कि वक्त रहते इस पर से पर्दा उठ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आरोप है कि ये सब इसलिए हो रहा है ताकि उनके दंगा मुक्त और विकास युक्त यूपी की कोशिशों को नाकाम किया जा सके। आगामी 1-1.5 वर्ष के दौरान 3 लाख नए नौजवानों को सरकारी नौकरी देने की एक व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाने की कार्रवाई जो चल रही है, इन सबको ध्यान में रखते हुए 1.5 करोड़ नौजवानों को स्वतः रोजगार और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य ये जो हुए हैं, कैसे कोई राष्ट्रद्रोही तत्व इन सब चीजों को स्वीकार कर सकता है? क्योंकि उन्हें तो जर्जर यूपी चाहिए था, दंगाग्रस्त यूपी चाहिए था, अराजक यूपी चाहिए था। अब उनकी मनसाएं पूरी नहीं हो रही तो षड्यंत्र रचने में लगे हैं। लेकिन अगर कोई माहौल बिगाड़ने का कार्य करेगा तो सख्ती के साथ उससे निपटने की भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हम कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। इस बीच यूपी पुलिस को शक है कि माहौल बिगाड़ने की साजिश तैयार करने वाली इस वेबसाइट का लिंक एसडीपीआई और पीएफआई जैसे संगठनों से जुड़ा है। एक षड्यंत्र की इसमें साजिश है और जिसके बारे में विवेचना शुरू हो गई है और कुछ गिरफ्तारियां भी आगे इस संबंध में की जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि सरकारी दावे के मुताबिक किस तरह यूपी को जलाने की साजिश हो रही थी। सबसे पहले तो जातीय दंगे की साजिश की तैयारी थी, जिसमें हाथरस कांड को दलित बनाम सवर्ण किया जाए। दूसरी साजिश एनटीसीए जैसा प्रदर्शन को और हवा देने की थी। तीसरी साजिश वेबसाइट पर भ्रामक और भड़काऊ खबरें डालकर सरकार को बदनाम करने की प्लानिंग थी। चौथी साजिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि खराब करने की कोशिश थी। पांचवी साजिश हाथरस की पीड़िता के परिवार को मदद के बहाने दंगे के लिए फंडिंग की थी। और छठी साजिश थी मास्क लगाकर अधिकारियों को निशाना बनाना ताकि किसी को पता ही न चले। सुबह इस साजिश का खुलासा हुआ और शाम होते होते पीएफआई से जुड़े 4 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये लोग दिल्ली से हाथरस की तरफ जा रहे थे। इनके पास से पुलिस ने मोबाइल, लैपटॉप और संदिग्ध साहित्य बरामद किया है। फिलहाल इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है। सवाल यही है कि आखिर यूपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश रच कौन रहा है? लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बत्ती गुल होने से हाहाकार मचा हुआ है। निजीकरण के प्रस्ताव के विरोध में बिजली विभाग के 15 लाख से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे प्रदेश के कई जिलों में बिजली आपूर्ति ठप है और लोग सड़कों पर हैं। जब बिजली चली जाए अंधेरा ही अंधेरा हो,
यूपी के शहर शहर अंधेरा कायम है। गलियां चौराहे सब अंधेरे की चादर में लिपटे हैं। घंटों से बिजली गुल है। परेशान लोग सड़कों पर हैं। हर तरफ जैसे हाहाकार मच गया है। हालात पर काबू पाने के लिए जगह जगह पुलिस बल को तैनात करना पड़ा है। सूबे के आजमगढ़, प्रयागराज, मऊ, बस्ती, वाराणसी, बाराबंकी एक दो जिले नहीं बल्कि कई जिलों में घंटों से अंधेरे का पहरा है। कुछ जगहों पर सोमवार की सुबह से ही बिजली के दर्शन नहीं हुए हैं। अंधेरे में डूबा ये यूपी का आजमगढ़ जिला है। यहां लोगों की भीड़ और पुलिस बल के सिवाय कुछ और दिखाई नहीं पड़ रहा है। सुबह से बिजली बंद थी। शाम होते होते लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वो सड़कों पर उतर आए। कई जगहों पर पुलिस और गुस्साए लोगों के बीच जमकर बहस भी हुई। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में भी कुछ ऐसा ही आलम है। बिजली सप्लाई कट होने से लोग परेशान हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। हंगामे की ये तस्वीरें यूपी के बाराबंकी जिले की हैं। बाराबंकी में भी सोमवार सुबह से बिजली नहीं है। लोग सड़कों पर हैं और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रयागराज में तो हालात कुछ ऐसे हैं कि पुलिस को बाकायदा अनाउंसमेंट कर लोगों को समझाना पड़ रहा है। जानकारी दी जा रही है, प्रयास किया जा रहा है, आधे घंटे में चीजें बहुत बढ़िया हो जाएंगी। बस्ती में बत्ती गुल हुई तो लोग घरों से बाहर निकल आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। देवरिया में भी सोमवार की सुबह से बिजली ऐसी कटी कि रात तक सप्लाई नहीं हो सकी। शहर में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। लोगों के सब्र का बांध टूटा तो वो सड़कों पर जमा हो गए। बिजली सप्लाई बाधित होने से जहां आम जनता आग बबूला है, तो वहीं कई जिलों जैसे वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर और मेरठ में बिजली कर्मचारी धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर हैं। दरअसल यूपी में बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में 15 लाख से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी सोमवार सुबह से हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे प्रदेश के कई जिलों में बिजली का संकट गहरा गया है। फिलहाल बिजली कर्मचारियों की पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन और ऊर्जा मंत्री से बातचीत बेनतीजा रही है। ऐसे में बिजली कर्मियों का आंदोलन तेज होने के आसार हैं और बिजली संकट के गहराने की आशंका है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान को अब ठोस सबक सिखाना बेहद जरूरी हो गया है। उसके पाले पोसे आतंकवादी हमारी जमीन में घुसकर आतंक का तांडव कर रहे हैं, तो एलओसी पर तैनात पाकिस्तानी फौज सीज फायर का उल्लंघन करने से भी नहीं बाज आ रही। सोमवार को पंपोर में आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। वहीं राजौरी में एलओसी पर पाकिस्तानी फायरिंग में सेना के एक जेसीओ शहीद हो गए। कश्मीर घाटी एक बार फिर दहल उठी। पंपोर में आतंक के सौदागरों ने सुरक्षा बलों पर अंधाधुंध फायरिंग की। हमला उस वक्त हुआ जब पांपोर के कांधेजल ब्रिज पर सीआरपीएफ की 110 बटालियन और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान रोड ओपनिंग ड्यूटी पर तैनात थे। पूरे इलाके को सर्च किया जा रहा है, पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये जो हमलावर है वो हमला करने के बाद तक किस तरफ गए हैं।
पूरे इलाके में जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, फौज की गाड़ियां जा रही हैं और भी बाकी जो है पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो तैनात हैं। मैं आपको बता दूं कि ये इलाका नेशनल हाईवे के साथ सटा हुआ है। ये नेशनल हाईवे कश्मीर को बाकी इलाकों से कनेक्ट करता है और यहाँ पे इससे पहले भी ऐसे कई सारे हमले हो चुके हैं। बताया जाता है कि फायरिंग करने वाले आतंकी लश्कर के थे और मोटरसाइकिल पर सवार थे। आतंकियों की फायरिंग में सीआरपीएफ के 5 जवान बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 जवान शहीद हो गए। पंपोर में शहीद होने वाले एक जवान शैलेंद्र प्रताप सिंह यूपी के राय बरेली के रहने वाले थे। शहादत की खबर पहुंचते ही घर में मातम पसर गया। शैलेंद्र माँ बाप के इकलौते बेटे थे। उनका 8 साल का बेटा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के माध्यम से घर पर शोक संदेश भिजवाया है। पंपोर में शहीद हुए सीआरपीएफ के दूसरे जवान धीरेन्द्र त्रिपाठी मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। शहादत की खबर उनके घर तक भी पहुंच गई है और पूरा का पूरा परिवार शोक में डूबा है। पंपोर की आतंकी घटना 24 घंटे में दहशतगर्दों की दूसरी साजिश थी। पंपोर से पहले सोमवार को आतंकवादियों ने त्राल में भी सुरक्षा बलों को निशाना बनाया और फरार हो गए। इस बीच एलओसी पर पाकिस्तान अपनी नापाक करतूतों से बाज नहीं आ रहा है। सरहद पार से लगातार फायरिंग की जा रही है और मोर्टार बरसाए जा रहे हैं। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी गोलीबारी में सेना के एक जेसीओ शहीद हो गए। आखिर कब तक पाकिस्तान की दोहरी साजिशों का शिकार होता रहेगा हिंदुस्तान? पाकिस्तान एक तरफ दहशतगर्दों को पालता पोसता है, हमले के लिए तैयार करता है और फिर उसके तैयार किए गए टेरर रंगरूट हमारे जवानों को निशाना बनाते हैं, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के वर्दी वाले जवान सरहद पार से हमारे जवानों को निशाना बनाते हैं। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। कहते हैं झूठ के पांव नहीं होते, पंख होते हैं, और वो उड़ता है तो बहुत तेज उड़ता है, मगर जितनी तेज वो उड़ता है उतनी ही तेज जमीन पर आकर ध्वस्त भी हो जाता है। ऐसा ही एक झूठ उड़ाया गया सुशांत की मौत पर। लेकिन देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पतालों में से एक एम्स के डॉक्टर्स ने जो कहा वो सुनिए। कोई ऐसा कुछ नहीं मिला कि जिसको कि हम उस पर क्वेश्चन मार्क करेंगे। डेलीगेशन का ये मतलब नहीं ना सच हो गया, फॉल प्ले कुछ नहीं अभी तक तो निकल। ये सुशांत की मौत पर भ्रम फैलाने वालों से सावधान होने का वक्त है। ये समय है सुशांत की मौत का तमाशा बना देने वालों से बचने का। ये समय है चिल्ला चिल्ला कर सच को शोर में दबा देने वालों को बेनकाब करने का। ये समय है एम्स की रिपोर्ट पर शक करने वालों का पर्दाफाश करने का। ये समय है सबसे प्रतिष्ठित अस्पतालों के काबिल डॉक्टरों की इज्जत उछालने वालों को बेनकाब करने का। झूठ के पांव नहीं होते, पंख होते हैं। वो उड़ता तो बहुत तेज है, लेकिन जितनी तेज उड़ता है उतनी ही तेज जमीन पर आकर ध्वस्त हो जाता है। ऐसा ही एक झूठ उड़ाया गया सुशांत की मौत पर। लेकिन देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पतालों में से एक एम्स के डॉक्टरों ने जो कहा वो सुनिए। ये उस भ्रम को चकनाचूर करने वाला है जो चीख चिल्लाकर बताया जा रहा है। ऊपर अस्पताल ने तो क्लियर कट हैंगिंग का केस दिया हुआ है इन्होंने। आप लोग अग्री कर रहे हैं उनसे? देख रहे हैं, हमें अभी तक तो कोई ऐसा बहुत कोई डिस्टिंक्ट कोई ऐसा कुछ नहीं मिला कि जिसको कि हम
उस पर क्वेश्चन मार्क करें कि नहीं, एवरीथिंग इज कोरिलेटिंग। एम्स के फोरेंसिक विभाग के डॉक्टर आदर्श कुमार का ये सच उस झूठ की चिंदियां उड़ा रहा है जो बार बार सुशांत के नाम पर बोला जा रहा है। वो झूठ जो सुशांत के चाहने वालों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है। वो झूठ जो बार बार सुशांत के चले जाने से मिले जख्म को कुरेद रहा है। वो झूठ जो सुशांत की आत्मा को छलनी कर रहा है। और ये झूठ वही बोल रहा है जिसकी आदत में शुमार है चीखना चिल्लाना और शोर करके सच दबाना। आगे सुनिए, सुशांत के नाम पर ड्रामेबाजी का डंका बजाने वालों के कान के पर्दे फट जाएंगे। सर आप लोग रिक्रिएशन के लिए सर गए थे वहाँ? हाँ। तो क्या वहाँ पे मतलब कि वो हैंगिंग खुद से कर सकता था? बेड और वॉल की जगह पे इतना जगह थी? आराम से उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बार बार लगातार फरेब का वरक चढ़ाने वालों के चेहरे का रंग एम्स के डॉक्टर के बयान से उड़ जाने वाला है। सुनिए और सोचिए कि कैसे एक बेहिसाब, बेहतरीन और बेमिसाल अदाकार की मौत पर लालच की रोटियां सेकी गईं। ऊपर अस्पताल ने तो क्लियर कट हैंगिंग का केस दिया हुआ है इन्होंने। आप लोग अग्री कर रहे हैं उनसे? देख रहे हैं, हमें अभी तक तो कोई ऐसा बहुत कोई डिस्टिंक्ट कोई ऐसा कुछ नहीं मिला कि जिसको कि हम उस पर क्वेश्चन मार्क करें कि नहीं, एवरीथिंग इज कोरिलेटिंग। ओके। अब वो ओवर एंड अबव क्या है, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हो सकती हैं, तो विल सी। आप दोबारा जाने वाले हैं? नहीं, जाने का कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं। दोबारा किस लिए जाएंगे? कर लिया हमने जो था हमारा, तो हो गया सारा। हमारी तरफ से तो कुछ नहीं, चैप्टर क्लोज है। एम्स की गिनती दुनिया के सबसे शानदार, बेमिसाल और बेहतरीन अस्पतालों में होती है। यहाँ के डॉक्टरों की ख्याति दुनिया के कोने कोने में है। उसी एम्स की फोरेंसिक टीम के डॉक्टरों ने सुशांत केस की जांच शुरू की थी मुंबई जाकर, लेकिन उन्हें मिला क्या? सुनिए। ऊपर अस्पताल ने तो क्लियर कट हैंगिंग का केस दिया हुआ है इन्होंने। आप लोग अग्री कर रहे हैं उनसे? देख रहे हैं, हमें अभी तक तो कोई ऐसा बहुत कोई डिस्टिंक्ट कोई ऐसा कुछ नहीं मिला। तो नाच न जाने अदरक का स्वाद। आपको लग रहा होगा कि दो मुहावरों को जोड़कर मुहावरे की बखिया उधेड़ दी गई, लेकिन सच्चाई तो यही है कि भ्रम फैलाने वाले ने ठीक इसी तरह सुशांत की मौत और ड्रग्स एंगल को जोड़कर चीखना शुरू किया, चिल्लाना शुरू किया, नाच नाच के बरगलाना शुरू किया। लेकिन सच तो सच है, वो तो 100 झूठ की बुनियाद को भी फाड़कर बाहर आता है। अब आपको सीएफएसएल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अमितोष का बयान सुनाते हैं। यकीन मानिए, सुशांत की मौत को जबरदस्ती हत्या साबित करने के लिए शोर मचाने वालों की जुबान पर ताला लग जाएगा। फॉल प्ले कुछ नहीं है अभी तक तो निकल गया। आप कोर्ट में साबित भी तो करोगे, थोड़ी किसी को ऐसे कह दो मर्डर है। अब खाली यूँ कह दो कि मर्डर, हाँ जी मर्डर है, तो वो तो मीडिया वाले मर्डर गाया जा रहे हैं। सुशांत की मौत कैसे हुई? सुशांत की मौत क्यों हुई? सुशांत की मौत का सच क्या है? इन सब सवालों से हमारा सरोकार है। सुशांत के चाहने वालों की तरह हम भी चाहते हैं कि सुशांत की मौत का सच सामने आए, क्योंकि सुशांत इस देश का बेटा था, फिल्मी दुनिया में उभरता हुआ नायक था। लेकिन चंद लोगों ने सुशांत की मौत का जिस तरह से तमाशा बनाया, वो शर्मनाक है, शर्मनाक है, शर्मनाक है। मिलन शर्मा के साथ मोहम्मद हिजबुल्लाह, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक।